आपके अपने YouTube चैनल OCC बाय विपुल सर में आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 के पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पार्ट नंबर 10 में वर्ग 16 को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ग 16 को वर्ग 15 तक पूरा कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। वर्ग 15 को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वीडियो तक, पार्ट नंबर 9 तक। पार्ट नंबर 10 से आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग नंबर 16 को। और वर्ग नंबर 16 के तत्व को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन परिवार। ऑक्सीजन परिवार क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो सबसे पहला तत्व है उसका नाम है ऑक्सीजन, इसीलिए इसको बोला जाता है ऑक्सीजन परिवार। यानी कि ऑक्सीजन इसका मुखिया है, बाकी ये सब उसके फैमिली मेम्बर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्सीजन परिवार होता है। इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसको एक और तरीके से लिखा जाता है। आप लोग जाकर के पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो समूह 16 लिखा जाता है, या फिर इसी को इस तरह से अगर लिखा जाए तो VI का मतलब होता है 6 और बगल में A लगा करके लिखा जाता है, तो VI A लिखा जाता है। याद रखिएगा थोड़ा सा, इस तरीके से भी आपको कहीं अगर लिखा मिल जाए तो समझ जाइए समूह 16 की बात हो रही है। ठीक है, समूह 16 की बात हो रही है। परमाणु क्रमांक देखें तो 8, 16, 34, 52 और यहाँ पे 84 होता है। इसको कैसे निकालना है हम आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। सभी तत्वों की बात करें तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम और पोलोनियम, इस तरीके से होता है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ठीक है, ट्रिक की बात करें तो O स्टाइल से टीपो, O स्टाइल से टीपो, आराम से आप याद रख सकते हैं ट्रिक से। O का मतलब ऑक्सीजन, स्टाइल का मतलब यस का मतलब सल्फर, से का मतलब सेलेनियम, टी का मतलब TE यानी कि टेल्यूरियम, PO का मतलब PO का मतलब पोलोनियम। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस ट्रिक से, छोटे से ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उम्मीद करते हैं आपको आता होगा, क्योंकि आप लोग 12 में आ चुके हैं। 11 में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे तरीके से समझा दिया जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा इसमें हिंट लेंगे। आप जानते हैं कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जायज़ सी बात है कि लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा किस में इंटर करेगा? लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा पी में, पी ब्लॉक में। तो सभी में आप देखेंगे लास्ट में पी आएगा, पी इस तरीके से आएगा। यहाँ पर 2p है, यहाँ पर 3p, 4p, 5p और यहाँ पर 6p, इस तरीके से बढ़ता हुआ जाता है। वो 2p से शुरू होता है, 2p, 3p, 4p, 5p और 6p। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इस तरीके से p वाले ब्लॉक में इंटर करता है। और सभी में आप देखेंगे तो लास्ट में 4 होता है, मतलब लास्ट में आकर के 4 इलेक्ट्रॉन इंटर होता है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट में बच जाता है, जो आकर के सबसे लास्ट वाले p वाले ब्लॉक में इंटर होता है, प्रवेश करता है, भरा जाता है। इस तरीके के अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो सबसे पहला हीलियम तक सेम बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। बाकी का जो बचता है आपका, बाकी का जो 2s2 और 2p4, 2s2 2p4 ऐसे लिख दिया जाता है। फिर नियान तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद देखेंगे तो 3s2 3p4, वैसे ही आर्गन का आगे आप देख लेंगे, क्रिप्टॉन के बाद आगे का देख लेंगे, ऐसे आप देख लेंगे। इसमें ज़्यादा कोई कलाकारी नहीं है, इतना आप लोग समझते हैं। लेकिन आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ध्यान से कर लीजिएगा। सभी एक एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग अपने से करिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको आ रहा है तो मान कर के चलिए कि आधी से ज़्यादा केमिस्ट्री आपको आ जाएगी। ठीक है, आराम से आ जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर जितने भी तत्व हैं सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खुद से अपने हाथों से करिएगा। जहाँ पर गलती होगी उसको सुधार करिएगा। अब कुछ इसमें अच्छी बातें देखते हैं जो कि एग्जाम्स में तो नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग पूरा सिलेबस एक तरफ से पढ़ रहे हैं। तो जो एग्जाम में आएगा वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके साथ साथ हर एक हेडिंग को पढ़ेंगे जो एग्जाम में नहीं भी आती है। तो कुछ बातें इसमें देखते हैं, जैसे समूह 16 के तत्वों की संयोजी कक्षक NS2 NP4 में, जैसा कि अभी आपको हम दिखाएं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, NS2 NP4 में NS2 NP4 प्रकार की होती है। इस बात को आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। NP कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित तथा शेष 2 अयुग्मित होते हैं। जो NP होती है यानी कि लास्ट की जो ऑर्बिटल होती है पी ब्लॉक की, पी सबसेल की जो ऑर्बिटल्स होती हैं उसमें आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित रहते हैं, बाकी के जो 2 रहते हैं, क्योंकि 4 हैं तो 4 में से 2 युग्मित यानी पेयर्ड रहते हैं, बाकी जो 2 रहते हैं वो अयुग्मित यानी कि अनपेयर्ड रहते हैं। आप लोग करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। नहीं तो हम आपको बता ही देते हैं। जैसे मान लीजिए P, तो P में आप जानते हैं कितनी ऑर्बिटल होती है? 3 ऑर्बिटल होती है। कितना इलेक्ट्रॉन भरना है? 4 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर आप लोग भरेंगे तो हुंड के नियम के अनुसार पहले 1 भरेंगे, फिर 1 भरेंगे 2 हो जाएगा, फिर 3, फिर यहाँ पर भरेंगे तो 4 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये पेयर्ड हैं यानी कि युग्मित हैं, बाकी के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये अनपेयर्ड हैं यानी कि अयुग्मित है। तो इसी बात को यहाँ पर लिख करके बताया गया है आपको।
नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में देखेंगे तो ऑक्सीजन एक गैस है, सभी को पता है, कौन नहीं जानता कि ऑक्सीजन एक गैस है। जबकि समूह के अन्य सभी तत्व सामान्य ताप पर ठोस होते हैं। याद रखिएगा, ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी सभी को अगर देखा जाए तो सामान्य ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही अगर हम लोग देखें जा करके तो ठोस होते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि O2 द्विपरमाणुक है। O2 कैसा है? द्विपरमाणुक है। बाकी अगर आप द्विपरमाणुक का मतलब होता है, आप देखते हैं कि O2 के फॉर्म में होता है, यानी कि ऑक्सीजन के हमेशा आप देखेंगे सिंगल नहीं होकर के 2 होता है, O2 होता है, O4 नहीं होता है। आप देखेंगे O4 कभी भी सिंगल आपको नहीं मिलेगा, O4 या O5 O3 इस तरीके से हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब भी O2 होता है तो जब भी ऑक्सीजन होता है तो O2 के फॉर्म में होता है, यही वजह है कि वो गैस के रूप में होता है। बाकी की जबकि अन्य जटिल यौगिक होते हैं, अन्य को अगर आप देखेंगे जैसे उसके बाद सल्फर आता है, सेलेनियम आता है, टेल्यूरियम आता है, पोलोनियम आता है, ये सब भी बहुत ही जटिल यौगिक होते हैं। अपने आप में तत्व तो होते ही हैं, इसके साथ साथ इसके अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बहुत ही जटिल यौगिक होते हैं। जैसे ये कि हम आपको दिखा रहे हैं, यस कभी भी आप देखेंगे तो यस 8 के फॉर्म में होता है। जैसे ऑक्सीजन जो होता है हमेशा किस में होता है? O2 के फॉर्म में होता है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जब भी होता है O2 के फॉर्म में होता है, जबकि यस जो होता है सल्फर, यस जो सल्फर होता है वो 8 के फॉर्म में होता है। यस हमेशा 8 के फॉर्म में होता है, S2 के फॉर्म में नहीं होता। इसकी स्ट्रक्चर अगर देखें आप तो कुछ इस तरीके की चेयर की तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनती है। आप देखेंगे 8 यस इसमें होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 S मिल करके कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर को एक बार ध्यान में रखिएगा, कभी कभी S8 की स्ट्रक्चर ही पूछ ली जाती है आपसे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं। परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं क्या होती हैं? तो समूह 16 के तत्वों के परमाणु त्रिज्या समूह 15 की तुलना में कम होती है। आपको ये पता होगा कि जब भी आप लेफ्ट से राइट चलते हैं, जब भी आप इस तरीके से चलते हैं लेफ्ट से राइट, तो त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या दोनों ही घटती है। जब भी आप लेफ्ट से राइट चलते हैं तो परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं घटती हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप समूह 15 पहले पड़ेगा और समूह 16 उसके बाद पड़ेगा, जब आप 15 से 16 की तरफ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि परमाणु त्रिज्याएं और आयनिक त्रिज्याएं घटेंगी। तो ये आपको ऐसे ही याद रख लेना है। समूह 16 के तत्वों की परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याएं जो होती हैं उस समूह 15 की तुलना में कम होती हैं, थोड़ी सी कम होती हैं। ऊपर से नीचे आने पर, अगर आप ऊपर से नीचे आए तो ये सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि ऊपर से नीचे आने पर ये बढ़ता जाता है, कुछ इस तरीके का होता है। ऊपर से अगर आप नीचे आए तो ऐसे और ऐसे बिल्कुल आप देखेंगे ये त्रिज्याएं बढ़ती चली जाएंगी। ऊपर से नीचे अगर आप आते हैं तो आप देखेंगे ऊपर से यहाँ पर त्रिज्या कम थी, यहाँ पर त्रिज्या और ज़्यादा, यहाँ पर त्रिज्या और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, ऐसे नीचे आते जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, तो त्रिज्या जो होती है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख लीजिएगा। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, आयनिक त्रिज्या क्या होती है, सब हम पहले ही बता चुके हैं। आप लोग शुरू से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याओं में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो घनत्व। घनत्व क्या होता है? घनत्व ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। घनत्व भी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु क्रमांक उसका बढ़ता जाता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं वो सब के सब बढ़ते चले जाते हैं। जब वो सारी चीज़ें बढ़ती हुई चली जाएंगी तो जायज़ सी बात है कि ऊपर से नीचे आने पर जब मटेरियल बढ़ता हुआ चला जा रहा है तो घनत्व भी उसका बढ़ता चला जाएगा। आयनन ऊर्जा की बात करें तो आयनन ऊर्जा समूह 16 के तत्वों के आयनन ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है, ऊपर से नीचे आने पर घटता है। समूह 16 के तत्वों का अगर आयनन ऊर्जा की बात करें तो बहुत अधिक होता है। याद रखिएगा, अगर आपको 4 ऑप्शन मिल जाए और उसमें से एक ऑप्शन में आपको दे दिया जाए समूह 16 किसी भी तत्व को, जैसे ऑक्सीजन को दे दिया जाए या फिर सल्फर को दे दिया जाए या फिर सेलेनियम, पोलोनियम किसी को दे दिया जाए, तो उसी पर आप लोग टिक लगाएंगे, बोलेंगे कि इसकी आयनन ऊर्जा बाकी से अधिक होगी। ठीक है, और ऊपर से नीचे अगर आप आएँ तो घटता जाता है। अगर आपको दे दिया जाए ऑक्सीजन, दे दिया जाए सल्फर, दे दिया जाए पोलोनियम और सेलेनियम, और बोला जाए सबसे ज़्यादा आयनन ऊर्जा किसकी है, तो आप बोलेंगे ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ होता है? सबसे ऊपर होता है, और ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा घटती है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत ऋणात्मकता। समूह 15 की तुलना में समूह 16 की अधिक होती है। विद्युत ऋणात्मकता भी अगर आप लेफ्ट से राइट चलें, इधर से इधर अगर आप बढ़ें तो लेफ्ट से राइट चलने पर विद्युत ऋणात्मकता, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, ये भी अधिक होती जाती है, यानी कि बढ़ती जाती है। तो जैसी बात है 15 से 16 की तरफ आप आ रहे हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाएगी, और ऊपर से नीचे आने पर घटती है, यानी कि ऊपर से नीचे अगर आप लोग आएँ तो विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है। बस इतना। एक बात और आप लोग याद रखिएगा विद्युत ऋणात्मकता में कि ऑक्सीजन जो होता है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ऑक्सीजन आवर्त सारणी का दूसरा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? तो फ्लोरीन की होती है, और सेकंड नंबर पर कौन आता है? ऑक्सीजन आता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहले नंबर पर फ्लोरीन आता है, सेकेंड नंबर पर ऑक्सीजन आता है, अगर पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो विद्युत ऋणात्मकता के केस में। ठीक है, तो सबसे पहले फ्लोरीन और सेकेंड नंबर पर आता है ऑक्सीजन। अब आते हैं ऑक्सीकरण अवस्था पर।
तो इस समूह की जितनी भी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे अगर आप ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन का सिर्फ अगर आप लोग देखेंगे तो +2 होती है, जबकि OF2 में अगर आप लोग देखें तो -1 होती है, और O2 में अगर आप लोग देखें तो -2 होती है। तो इस तरीके से इसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएँ होती हैं जनरली, ठीक है। कई ढेर सारी होती हैं। अन्य सभी तत्वों को की अगर आप लोग देखें तो +4, +2 और +6 तक हो सकती हैं, जिसमें से +4 और +6 जो होती है वो अधिक स्थिर होती है। +4 और +6 अधिक स्थिर ऑक्सीकरण संख्याएं होती हैं। तो अगर इस ब्लॉक का समूह 16 का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अधिक स्थिर यानी कि अस्थायी ऑक्सीकरण संख्या कौन कौन सी होती हैं, तो +4 और +6 होते हैं। ऑक्सीजन को की अगर आप लोग बात करें तो +1 में -1 में भी रह सकता है, +2 में भी रह सकता है, -2 में भी रह सकता है। ये तीनों तरह के प्रोडक्ट बनाता है। रासायनिक गुण की बात करें तो नंबर फर्स्ट पे हाइड्राइड में सभी में क्या समानता होती है, तो इस समूह के सभी तत्व H2M टाइप के हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। H2M यानी कि 2 H रहेगा और इसके बाद कोई भी मेटल रहेगा, यानी कि जो आपको एलिमेंट दिया जा रहा है वो रहेगा। जैसे M की जगह पे ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, सेलेनियम हो सकता है, टेल्यूरियम और पोलोनियम, इसमें से कोई भी हो सकता है। तो H2M टाइप का हाइड्राइड बनाता है, हाइड्राइडों का निर्माण करते हैं। जैसे H2 हो गया, H2S हो गया, H2Se हो गया, तो इस तरीके के हाइड्राइड यहाँ पर बनते हैं। याद रखिएगा ये सब क्या है, हाइड्राइड है। H2O भी क्या है, एक हाइड्राइड है। किसका हाइड्राइड है, ऑक्सीजन का हाइड्राइड है। अगर आपसे पूछा जाए H2O क्या है, तो ऑक्सीजन का हाइड्राइड है। ऑक्सीजन एक पेरोक्साइड नाम का हाइड्राइड भी बनाता है। ये इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि ऑक्सीजन क्या करता है, एक पेरोक्साइड नाम का भी हाइड्राइड बनाता है, जिसका फॉर्मूला होता है H2O2। बाकी आप देखेंगे H2M टाइप का बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर H2O2 टाइप का भी, H2M2 इसको बोल सकते हैं। H2O2 टाइप का भी ऑक्सीजन सिर्फ एक बनाता है, जिसका नाम होता है पेरोक्साइड, ठीक है। ऑक्साइड ना बोल करके इसको पेरोक्साइड बोलते हैं। हैलाइड्स की बात करें तो समूह 16 के तत्व अनेक हैलाइडों का निर्माण करते हैं। हैलाइडों में ढेर सारे हैलाइड बनाते हैं, इसका कोई फिक्स नहीं है कि कई हैलाइड बनाएगा या किस तरह का हैलाइड बनाएगा। जैसे OF2 भी बनाता है, SF2 बनाता है, SEF2 भी बनता है, और ढेर सारे होते हैं, आपको हम दिखा देते हैं। जैसे देखिए सल्फर में आप देखेंगे तो S2X2 भी बनता है, SF2 भी बनता है, SX4 भी बनता है, SX6 भी बनता है। इसको मोनो बोलते हैं, इसको डाई बोलते हैं, इसको टेट्रा बोलते हैं, इसको हेक्सा बोलते हैं। जितना यहाँ पर लगा रहेगा उसी के हिसाब से बोला जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे ऑक्साइड को। ऑक्साइड में अगर देखें तो समूह 16 के तत्व अनेक प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड की अगर बात कर लें, समूह 16 तत्व अनेक प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे MO, MO2 और MO3 प्रकार के बनाते हैं। और ऑक्साइड की बात अभी हम थोड़ा सा और किए हैं कि किस तरीके से बनाएगा, तो MO और MO2, MO3 प्रकार के भी ऑक्साइड बनाते हैं। और हैलाइड की बात करें तो हैलाइड कैसे बनते हैं, तो S3M प्रकार के बनते हैं, जैसा कि हम पीछे बता चुके हैं। तो ये आप देख लेंगे। इसके बाद ऑक्जो अम्ल की बात कर लें, ऑक्जो अम्ल कैसे बनते हैं, तो ऑक्जो अम्ल सल्फर अनेक ऑक्जो अम्ल का निर्माण करता है। याद रखिएगा, सल्फर की बात हो रही है, सल्फर अनेक ऑक्जो अम्ल का निर्माण करता है। जैसे सल्फ्यूरस अम्ल, जिसको हम लोग S3SO3 बोलते हैं, सॉरी S2SO3 बोलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम लोग S2SO4 बोलते हैं। थायोसल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम लोग S2SO3 बोलते हैं। तो फार्मूला थोड़ा सा याद रहे, S2SO3 मीन्स सल्फ्यूरस अम्ल, S2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक अम्ल, S2S2O3 मीन्स थायोसल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। तो इस तरीके से ढेर सारे ऑक्जो अम्ल बनाता है सल्फर, और सल्फर पे ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है, समूह 16 में। इन तीनों की अगर स्ट्रक्चर देखी जाए तो इन तीनों की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। S2SO3 रहेगा तो इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर रहेगी, डबल बॉन्ड से वो रहेगा, बाकी 2 बार OH जुड़ा रहेगा। S2SO4 रहेगा तो 2 बार डबल बॉन्ड से वो रहेंगे, ठीक है, और 2 बार OH रहेगा। S2O3 रहेगा तो ध्यान दीजिएगा कि ऊपर भी सल्फर रहेगा, यानी कि सल्फर और सल्फर में डबल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड से वो, बाकी 2 OH तब भी रहेंगे। तो इस तरीके से इन तीनों की स्ट्रक्चर होती है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, कभी कभी स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ऑक्सीजन का अपसामान्य व्यवहार। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीजन का अपसामान्य व्यवहार क्या होता है, किस तरीके से ऑक्सीजन पूरे समूह 16 में अन्य सभी तत्वों से भिन्न है। तो उसके कारण क्या क्या हैं, सबसे पहले कारण समझ लीजिए कि क्यों भिन्न है, क्या रीजन है, क्या कारण है कि भिन्न होता है बाकी तत्वों से। नीचे के आप तत्व जो देख रहे हैं, सल्फर था, सेलेनियम था, पोलोनियम जो भी था, उन सभी से किस तरीके से ऑक्सीजन, सबसे ऊपर वाला जो ऑक्सीजन होता है वो भिन्न होता है। इसके कारण क्या होते हैं, तो पहला कारण होता है परमाणु आकार उसका कम होता है, क्योंकि सबसे ऊपर पड़ता है, सबसे ऊपर आप देखेंगे तो इसका परमाणु आकार कम होता है। ऑक्सीजन के पास 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितना लंबा लेकर के जाएगा, छोटा सा बनता है, तो परमाणु आकार कम होने की वजह से। दूसरी कंडीशन है कि विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है, जैसा कि मैं आपको बताया भी है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सेकंड नंबर पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव में आता है वो है विद्युत ऋणात्मकता।
वो है ऑक्सीजन। विद्युत ऋणात्मकता जिसकी सबसे अधिक होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में वो है ऑक्सीजन। तो जायज़ सी बात है ये भी इफेक्ट कहीं ना कहीं करेगा। और तीसरा जो है वो डी ऑर्बिटल की संयोजी कक्षक में अनुपस्थिति। बाकी का अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो नीचे वाले में सब में डी ऑर्बिटल कहीं ना कहीं बीच में आ जाती है करते वक्त, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त। जबकि ऑक्सीजन का अगर आप लोग करेंगे तो उसमें कहीं पर भी बीच में भी डी ऑर्बिटल नहीं आती है, जैसा अभी हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में दिखाए हैं। जाकर के शुरू में वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो ये 3 रीजन होते हैं जिसकी वजह से यह थोड़ा सा अलग व्यवहार, अब सामान्य का मतलब होता है थोड़ा सा अन्य तत्वों से अलग व्यवहार करता है। अब कौन कौन सा व्यवहार अलग करता है उसको यहाँ पर देखते हैं। पहला, चुंबकीय प्रकृति में। चुंबकीय प्रकृति की बात करें तो O2 अनुचुंबकीय जैसा व्यवहार करता है। अनुचुंबकीय का मतलब है अपनी तरफ आकर्षित करता है, अनुचुंबकीय का मतलब होता है आकर्षित करना, जबकि अन्य सभी तत्व प्रतिचुंबकीय की तरह से व्यवहार करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए स्मॉल बन सकता है, यानी छोटा वाला क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट वाला क्वेश्चन बन सकता है कि ऑक्सीजन कैसा है तो अनुचुंबकीय, बाकी के अन्य तत्व कैसे होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं, यानी कि आकर्षित करते हैं। बाकी अन्य तत्व प्रतिकर्षित करते हैं, धक्का देते हैं, जबकि O2 क्या करता है, अनुचुंबकीय यानी कि अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है, हाइड्रोजन बंधता। आप देखेंगे O2 अधिक विद्युत ऋणात्मकता के कारण हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है, बाकी तत्व नहीं करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के पास विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा है। अभी जैसा कि हम आपको बताएं, इसी वजह से ऑक्सीजन जहाँ पर भी रहेगा तो वहाँ पर हाइड्रोजन बंध बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, और मैक्सिमम जगह आप देखेंगे बनता भी है, जबकि अन्य तत्वों में ऐसा नहीं हो पाता है, हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है। तीसरी कंडीशन क्या है इसमें, तीसरी अलग बात इसमें क्या है, O2 अधिकतर यौगिकों में -2 प्रदर्शित करता है ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो अधिकतर यौगिक, आप देखेंगे ऑक्सीजन में ढेर सारे यौगिकों को अगर आप लोग लें तो लेने के बाद देखेंगे उसमें -2 सबसे ज़्यादा होता है। ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा -2 में ही होती है। बाकी अगर समूह की अगर आप लोग बात करें तो समूह के अन्य तत्व -2 के अतिरिक्त +2, +4, +6 आदि बनाते हैं। तो ऑक्सीजन हमेशा -2 लगभग बना लेता है। बाकी आप देखेंगे तो +2 कहीं बनाते हैं, तो कहीं +4 बनाते हैं, कहीं +6 बनाते हैं, इस तरीके का काम करते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अलग हो जाती हैं चीज़ें ऑक्सीजन की। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों को बताइए, शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए